नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। ये हमारा बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का जो बुक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज कंसेप्ट एंड थ्योरीज, इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। इसमें हम जानेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या होता है। हालांकि ये दोनों एक प्रशासन ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहले परिचय दे रखा है। तो प्रबंधन का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि समाज के प्रभावकारी कार्य को उचित ढंग से चलाने के लिए संसाधनों को उचित ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि प्रशासन में जब हम संसाधनों को उचित ढंग से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम संसाधनों को उचित ढंग से व्यवस्थित करके उनको उपयोग करते हैं तो वे प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो यह सामान्य रूप से एक सह प्रयोजनीय आंदोलन के रूप में संगठन सम्मिलित होता है और यह व्यापक रूप से सार्वजनिक निजी संघों के लिए कार्य करता है। जहाँ पर लोक प्रशासन एक विधायी संगठन होता है जो राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिंतित रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है जनता का विकास करना और जो उनको सेवाएं होती है, उनकी मांगे होती हैं, उनको पूरा करना। जबकि निजी जो संगठन होता है, वो जो निजी व्यापारिक संघ होते हैं, उनके विषय पर चिंतित होता है, मतलब उनको लाभ पहुंचाने के संदर्भ में चिंतित होता है। ये विशेष रूप से नीति प्रबंधन से संबंधित होता है। एक विशेष मुद्दे के रूप में जैसा यहाँ पे बात बताई जा रखी है, तो मैं इसको आगे आपको बता देता हूँ। इसमें जो 5 महत्वपूर्ण कारक इसमें बताए जाते हैं जो लोक प्रशासन के होते हैं। पहला है मौद्रिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन, मुख्यतः निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। कुछ कारक यहाँ पे बताए जा रखे हैं, मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ और बाकी के जो यहाँ पे बातें बताई जा रखी हैं वे सब इसी से संबंधित है। दूसरा इसमें कारक जैसा बताया जा रखा है, कार्य विषय सीधे और तौर पर कार्य की स्थितियों पर आधारित होता है। इसमें पूर्ववर्ती व्यवहार का पसंदीदा काम शामिल होता है। तीसरा इसमें होता है व्यावसायिक सुधार ही कार्य के क्षेत्र संघ के भीतर उन्नति और सुधार के वातावरण को लाने का प्रयास करते हैं। जो इसमें वातावरण को सुधार लाने का प्रयास किया जाता है लोक प्रशासन में, तो सबसे पहले जो संघ के भीतर ही होते हैं, जो मतलब कि नीतियाँ ये सब बनाई जाती है और जो नियम इत्यादि होते हैं उन्हीं के द्वारा ही उनके उन्नति के लिए, संघ की उन्नति के लिए इत्यादि लाने के प्रयास किए जाते हैं। चौथा होता है दृढ़ तथा सामाजिक दृष्टिकोण ही कार्यस्थल को अधिक महत्वपूर्ण बनाने में सहायक होता है। पांचवा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में व्यापार के दृष्टिकोण में इन सभी परिस्थितियों में प्रतिनिधियों को अपनी समझ से करना चाहिए। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होता है उन दोनों के जो अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, इन सभी परिस्थितियों में को समझकर सभी जो प्रतिनिधि हैं उनको अपने अपने कार्य करने चाहिए। कुछ शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिनिधियों के मध्य अंतर को देखा और एवं उन्होंने पाया कि इनमें प्रोत्साहन के कारक मजबूती से हैं, जिसके लिए दोनों इकाइयों के बीच समानताएं बताई गई थी। हाँ, इनमें काफ़ी अंतर भी हैं, तो इनमें कुछ समानताएं भी हैं जिनकी आगे हम चर्चा भी करेंगे। यह कहा गया था कि इस बात के प्रमाण है कि सार्वजनिक कर्मचारी को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय पुरस्कार कम दिया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र कर्मचारियों की स्थिति अलग होती है। आपने देखा होगी जो सार्वजनिक कर्मचारी होते हैं, जैसे कि मैं कांस्टेबल इत्यादि की बात करूँ कि उनकी तनख्वाह कितनी कम होती है, लेकिन जो वही निजी जैसे कांस्टेबल या कोई गार्ड ये सब होता है जो प्रोटेक्शन कर रहा होता है किसी व्यक्ति की, जैसे कोई नेता मंत्री इत्यादि की, तो उसकी सैलरी कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत हाई होती है तथा उन्हें बोनस भी दिया जाता है, उनकी कई फैसिलिटीज़ भी उनको दी जाती है इत्यादि, बहुत से उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं। जबकि निजी जो लोक प्रशासन जो सार्वजनिक प्रशासन है उसमें जो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इतना उन पे मतलब इतना जोर नहीं दिया जाता, ये इतना
वो प्रभावित नहीं होती, उनकी जो भी उनको जो लाभ पहुंचाए जाते हैं इत्यादि जो चीज़ें होती है। कई शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुद्रा केवल प्रोत्साहन का कारक नहीं बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा कई कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था में निजी क्षेत्र से अधिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। पुरस्कार, लाभ व प्रलोभन आदि जो किसी कर्मचारी को संघ द्वारा प्राप्त होते, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, ये सब अधिक इन दोनों इकाइयों में अंतर को बढ़ावा देते हैं। पूर्व शोध अध्ययनों द्वारा प्रकट हुए कि निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक मुआवजा भी मिलता है। सार्वजनिक संघों द्वारा, क्योंकि जैसा सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें तो भ्रष्टाचार ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। अगर 4th सेमेस्टर में आपने एक कहानी पढ़ी होगी भोला राम का जीव, तो उसमें जैसा कि बताया गया था कैसे वो उस चपरासी को कितने वर्षों तक उसकी जो पेंशन थी उसके लिए रोक के रखा हुआ था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार जो पूरा ऑफिस था वो पूरा भ्रष्ट था, जिस कारण से जो सरकारी तंत्र था वहाँ का वो भी भ्रष्ट था, जिस कारण से उसको पेंशन लेने में ही केवल अपनी दिक्कत हो रही थी। तो ये सब बातें होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि सिर्फ उनको काम से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, और काम के बदले वो जैसा काम रहता है वैसे ही वे पैसा देते हैं। और जैसे यहाँ पे जुकरविक कहते हैं कि ये सरकारी अधिकारी एक अच्छे और ऊंचे पद पर होते, जबकि निजी क्षेत्र में ऊंचा पद आसानी से मिल पाना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे अच्छा, तब तक आपको कोई ऊंचा पद नहीं मिल सकता। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी हैं तो अगर आप रिश्वत दे के या फिर बहुत अलग प्रकार, जैसे अभी घोटाला हुआ था कि जो सरकारी नौकरियों के लिए लोग अपनी ज़मीन दे रहे बेचा था, एक घोटाला था उसमें भी बहुत से मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग अच्छी योग्यता नहीं मांगते बल्कि धन इत्यादि मांगते हैं, रिश्वत इत्यादि। तो ये सब कारण थे। तो सार्वजनिक के निजी संगठन के मध्य कुछ यहाँ पे अंतर दे रखे हैं। जैसे साइमन ने लोक तथा निजी प्रशासन में, जो हर्बर्ट साइमन थे, उन्होंने मुख्यतः 3 अंतर बताए हैं। लोक प्रशासन सरकारी होता है, निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। सरकारी से मतलब ये सरकार का होता है लोक प्रशासन जो होता है, और निजी प्रशासन जो होता है वो जो बिजनेसमैन इत्यादि होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इत्यादि, कॉरपोरेट्स इत्यादि जो रहते हैं उनके द्वारा। लोक प्रशासन राजनीतिक होते हैं, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक ना होकर अराजनीतिक होते हैं। इनमें पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ अपने लाभ से मतलब रखते हैं, या इनका सिर्फ लाभ कमाना ही होता है। लोक प्रशासन लाल फीताशाही से ग्रस्त रहता है, जबकि निजी प्रशासन उससे मुक्त होता है। लाल फीताशाही मतलब जो जैसे बड़े अधिकारी इत्यादि होते हैं, जैसे हम कभी किसी जो सरकारी बैंक इत्यादि में जाते हैं, वहाँ पे जो अधिकारी उच्च पद पे रहता है, उच्च पद पे जो आसीन अधिकारी होता है वहाँ पे वो लाल फीताशाही कहलाता है, क्योंकि हमें उसके सामने जाके झुकना पड़ता है, हमें उससे आप करके या बहुत सम्मान देकर बात करना होता है उसको, इस प्रकार से। तो इसे लाल फीताशाही कहेंगे। जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है। निजी प्रशासन में हम डायरेक्ट अपनी बात कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एयरटेल इत्यादि की कंपनी होती है, उसमें जब जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले होते हैं वही ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उनसे किस तरीके से बात करते हैं ये आप सब जानते हैं। सर जॉबिस टॉम के अनुसार निम्नलिखित 4 मानक दिए हैं, उन्होंने भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भिन्नताएं बताई हैं। सभी के लिए समान पहुंच। लोक प्रशासन में सभी को समान पहुंच मिलती है, लेकिन परंतु निजी प्रशासन में नहीं मिलती है। लोक प्रशासन में यहाँ के कहने का तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन में जो भेद होता है कि अमीर और गरीब का, या फिर जैसे कई प्रकार की असमानताएं देखी जाती है। जैसे कि जिनके पास जो व्यक्ति ज़्यादा धनवान होता है उस व्यक्ति की पहुंच बहुत आगे तक होती है, या उसे बहुत जल्दी कहीं पे भी अनुमति मिल जाती है प्रवेश करने की, किसी भी ऑफिस इत्यादि में। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि जल्दी नहीं मिल पाता। वहाँ पे जो
केवल अमीर तबके का व्यक्ति होता है वही ज़्यादा जल्दी उसकी पहुंच हो पाती है। यहाँ पे भी कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है निजी प्रशासन में। वित्तीय नियंत्रण, अगर सरकारी तंत्र की बात करें तो सरकारी तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें लोगों को हमें बताना होता है, जो सरकारी लोग होते हैं उन्हें बताना होता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या क्या कार्य हुए इत्यादि, ये सब ब्यौरा उनको देना पड़ता है। लेकिन जो व्यवस्था होती है निजी क्षेत्र में ये ऐसी नहीं होती है। हालांकि उनको ब्यौरा रखना पड़ता है क्योंकि वो लाभ के संदर्भ में उनको इत्यादि चीज़ों को रखना पड़ता है। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वे जो सलाह या नीतियां देते हैं उन्हीं के आधार पर जो सार्वजनिक संगठन वे अपने कार्य करते हैं वह उनके माध्यम से व्यक्तियों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो निजी प्रशासन होते हैं वो तो पहली बात अराजनीतिक होते हैं, तो उनके राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं होते वो और ना ही वे किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लाभ का सिद्धांत, किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ होता है चाहे वे कम ही हो। नीति प्रबंधन के अधिकांश रूप में लक्ष्य का ना ही नगद अर्थों में अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही बही खाता रणनीतियों द्वारा। पॉल एचबी के अनुसार लोक प्रशासन का निजी संगठन से एक अनोखा संबंध है। उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में सरकारी कार्य व स्थिति के कम से कम 3 ऐसे पूरक पहलू हैं जो सरकार तथा नई सभ्य संस्थाओं व गैर क्रियाओं के बीच भिन्नता प्रकट करते हैं। वे पहलू है क्षेत्र, प्रभाव, विचार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रगति। तो ये 3 चीज़ें पॉल एचबी ने भी बताई है। पॉल एच एपलबी, किसी भी गैर विधायी संस्थान में सरकार का प्रभाव नहीं होता। संगठन एक सरकारी मुद्दा है, यह सार्वजनिक कुचक्र के लिए एक ग्रहणशील होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रमुख राजनीतिक चक्र में जो बहुमत शासन प्रणाली के संदर्भ में बताते हैं ये विधायी संघों द्वारा कार्य करते हैं और इन सभी प्रशासनिक संघर्षों में समान नियामक तत्व नहीं होते। ये सभी राजनीतिक प्राणी होते हैं। जो इसमें संगठन को एक सरकारी मुद्दा बताते हुए बताया गया कि सार्वजनिक कुचक्र के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। जो इसमें पब्लिक के बारे में बताया जा रखा है, राजनीतिक चक्र के बारे में बताया जा रखा है कि बहुमत शासन प्रणाली के संदर्भ में बताते हैं कि जो सरकार होगी, जिस सरकार को बहुमत प्राप्त होगा या जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वही दल इसमें मतलब कि वो प्रशासन में रहेगी। तो ये विधायी संघ द्वारा कार्य करते हैं। जो कानून बनाने वाले संघ होते हैं शासन के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत, उन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं और इन सभी प्रशासनिक संघों में सामान्य नियामक तत्व नहीं होते। मतलब इन सभी जो प्रशासनिक तत्व होते हैं जैसे विधायी संघ द्वारा जो कार्य करते हैं उन सभी में सामान्य नियामक तत्व नहीं होते। ये राजनीतिक प्राणी होते, मतलब जैसी राजनीति रहेगी उनकी, जैसी विचारधारा रहेगी उनकी, उस हिसाब से वे अपनी नीतियाँ बनाएंगे और उसी हिसाब से उनके कार्य होंगे। जो निजी संगठन है वह मुख्यतः व्यापकता की नीति के प्रभाव व विचार क्रियान्वयन आदि की गारंटी नहीं देता है। उन्होंने देखा कि सरकार को अतिक्रमण व अनिवार्य रूप से प्रभावित किया जाता है। इसमें अधिक जटिलता की व्यवस्था व गतिविधियाँ शामिल हैं। तो जो ऊपर में बिंदु बताए जा चुके हैं वो यहाँ पे बहुत आराम से यहाँ पे पॉइंट वाइज दे रखे हैं, तो इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक नहीं है, जहाँ पर नीति क्रियान्वयन मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्था में होता है। लाभ के विचार प्रक्रिया में संवेदनशीलता की अनुपस्थिति का होना। निजी संगठनों द्वारा लाभ के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता की उपस्थिति होना ही एक दूसरा कारक है जो कि निजी संगठन के द्वारा पहचाना जा सकता है। विधायी संघों का प्रमुख कार्य होता है कि वे एक प्रकार के सहायक व्यक्ति का प्रस्ताव रखते हैं ताकि समाज व व्यक्ति का विकास हो।
तो यहाँ पे दोनों में अंतर हो गया कि निजी संगठन जो होते हैं वो लाभ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि विधायी जो संघ होते हैं वो उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, एक सहायक व्यक्ति मतलब प्रशासन को एक सहायक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना ताकि समाज व व्यक्ति का विकास हो। सम्मान, सार्वजनिक संगठन अधिक सम्मानित हो जबकि निजी संगठन कम सम्मानित होते हैं। आपने भी देखा होगा जो बड़े बड़े पद होते हैं अधिकारियों के, चाहे वे प्रशासन में सरकारी प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वे किसी भी विभाग में ही क्यों ना हो, वे बहुत सम्माननीय होते हैं। लेकिन जो निजी संगठन होता है उसमें इतनी समानता नहीं दिखाई देती, समानता प्राप्त नहीं होती है। सार्वजनिक अवलोकन, नीति क्रियान्वयन की गतिविधियों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता को इसका पता चल सके। जो नीतियाँ क्रियान्वित होने वाली हैं उनकी जो गतिविधियाँ हैं कि कौन सी नीति किस प्रकार से कार्य करेगी, कहाँ पर कार्य करेगी और उसका प्रभाव क्या होगा और इससे क्या लाभ मिलेगा इत्यादि जो भी गतिविधियाँ उनको विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता को इसके बारे में पता चल सके, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। संरक्षण, सरकारी संगठनों में संरक्षण का कार्य अधिक होता है जबकि निजी संगठनों में कम होता है। वैध संरचना, सार्वजनिक संगठन कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं जबकि जो निजी संगठन होते हैं वे अपनी मर्जी व अपनी पसंद से कार्य करते हैं, जो उनके अनुकूल होता है वे उसके हिसाब से कार्य करते हैं। लोक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक संगठन की पहचान ही लोक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही है। नीति क्रियान्वयन सामान्य तौर पर जनता पर आधारित है, हालांकि यह सीधा भी नहीं है, किंतु इसमें पहले के द्वारा राजनीतिक मुखिया सभा कानूनी प्रबंधक भी शामिल है। संगठन का व्यापक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक संगठन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। यह कहा गया है कि सूर्य के नीचे लगभग कुछ भी वैध अथवा तथ्य नीति क्रियान्वयन के संबंध में भी कहा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्राणियों में बड़ी निजी समस्याएं और मुद्दों की तुलना में इसका आकार, बहुमुखी प्रकृति व अभ्यास की विविधता अधिक बड़े होते हैं। जो संगठन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। जो सार्वजनिक संगठन है, जो सार्वजनिक संगठन होता है उसके बारे में तो आपको पता ही हो कि सार्वजनिक संगठन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। हर जगह उसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है, उसकी उपस्थिति हमें हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो स्कूल हो या फिर बिजली विभाग से संबंधित हो या रेल से संबंधित हो या फिर कोई भी विभाग हो जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से, उसमें हमें सार्वजनिक संगठन की जो उपस्थिति है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि निजी प्रशासन में नहीं मिलती है। जो निजी समस्याएं इस प्रकार कहा जा सकता है, जो निजी प्रशासन में इस प्रकार हमें देखने को नहीं मिलता है। सेवाएं, सार्वजनिक और निजी संगठन दोनों में ही सेवा उन्मुखी होते हैं, लेकिन सरकार के लिए यह कल्याणकारी क्रियाकलाप का भाग होता है ताकि हर तबके के व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके, जबकि निजी संगठन होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी को वो लाभ पहुंचाने की और अग्रसर होते हैं। प्राधिकार, नीति प्रबंधन में ऊंचे स्तर पर अपरिचित व्यक्ति होते हैं और उनके इस चरित्र को उजागर नहीं किया जा सकता। वास्तव में जो भी वे करते हैं वे विधानमंडल के करते हैं, ना कि स्वयं के नाम के लिए करते हैं। जो नीति प्रबंधन होता है उसमें जो है ऊंचे स्तर पर अपरिचित व्यक्ति होते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। जैसे जो नीतियां बनाई जाती हैं वे जो नीति के विशेषज्ञ होते हैं, जो भी हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून के विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कानून की पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे IAS ऑफिसर इत्यादि होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। फिर उनके बाद उनको आगे लागू करने के लिए लिया जाता है। वास्तव में वे जो भी करते हैं वो विधानमंडल के लिए करते हैं, ना कि स्वयं के नाम के लिए करते हैं। आपको भी पता हो कि जो कानून बनाए जाते हैं वे लोगों के हित में बनाए जाते हैं और जो ये कानून बनते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। जो विधानमंडल जो रहता है जो इसको आगे पहुंचाता है
उसी का नाम इत्यादि आता है बस। मौद्रिक सावधानी, जो सार्वजनिक संगठन होता है वह वित्तीय मुद्दों के प्रति अत्यंत सावधान होता है। यह जनता की मुद्रा के लिए कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हम टैक्स देते हैं उसी को जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके कार्य के लिए लिया जाता है, तो इसलिए इसमें सावधानी बहुत अधिक बरती जाती है। कार्यात्मक दक्षता मुख्य रूप से किसी भी संघ की आधारशिला होती है। किसी भी स्थिति में दायित्व में अस्थिरता, सम्मोहक नियंत्रण की अनुपस्थिति, कम उत्तरदायित्व का होना, अनगिनत स्तरों का सम्मिलित होना और मजदूरों में व्यावसायिक स्थिरता, कुशलता आदि खुले संघों में नहीं होते। निजी संगठन को अधिक कुशल व प्रभावी माना जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें किसी भी स्थिति में दायित्व में अस्थिरता, सम्मोहक नियंत्रण की अनुपस्थिति, कम उत्तरदायित्व का होना, अनगिनत स्तरों का सम्मिलित होना और मजदूरों में व्यावसायिक स्थिरता, कुशलता आदि खुले संघों मतलब जो निजी संगठन होते हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो निजी संगठन होते हैं उसमें जो व्यक्ति होते हैं वह अधिक कुशल व प्रभावी होते हैं। लोक प्रशासन, अब यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही कई बिंदुओं पर सामान्य विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ गतिविधियां जैसे खातों का रख रखाव, जो खाते बनाए जाते हैं, जैसे आपको काम करने के लिए जो भी खाते बनाए जाते हैं, अकाउंट्स इत्यादि होते हैं वित्त के लिए इत्यादि के लिए उसका रख रखाव करना, मैनेजमेंट करना, योजना बनाना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो दोनों में सेम होती है। स्टाफ को संगठित करना, डायरेक्शन देना, निर्देश देना, फिर बजट की जो रिपोर्ट होती है उसको तैयार करना आदि प्रशासनों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। निगम का विकास इसके वाणिज्य के बीच का एक समझौता तथा विभाग के प्रकार समकालीन रूप से प्रशासन में प्रचलित हुए हैं। इसलिए लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं के अतिरिक्त ये दोनों विभिन्न पर्यावरण में कार्य व प्रदर्शन भी भिन्न करते हैं तथा ये बाहरी लोगों के समूह द्वारा प्रभावित होते हैं। जिस पर्यावरण में लोक प्रशासन कार्य करता है वह संरक्षणात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह जनता को बड़े पैमाने पर लाभ देता है ताकि उत्तरदायित्व व जवाबदेही को तय किया जा सके। ये आप लिख सकते हैं। जब आपको लोग सार्वजनिक या निजी प्रशासन में से अगर किसी को एक के पक्ष में आपको कोई बात कहनी हो तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पॉल एच एप्पलबी के अनुसार शब्दों में सरकारी प्रशासन सभी दूसरे प्रशासकीय कार्यों से एक सीमा तक भिन्न होता है, बाहर से उसका आभास तक नहीं होता है, क्योंकि सार्वजनिक और लोक प्रशासन का लक्षण जनता निरीक्षण व समीक्षा तथा उसकी मांग कर सकती है। जनता निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए उसकी मांग कर सकती है ताकि पता चल सके कि सार्वजनिक प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। प्रशासक के सेवा में आने पर तुरंत या उसके बाद भी प्रशासक के जीवन की प्रत्येक गतिविधि, व्यक्तित्व तथा आचरण पर समाचार पत्र और सार्वजनिक हितों का प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे आपने देखा होगा जो प्रशासक होते हैं, जैसे आपने कई IAS ऑफिसर का नाम भी सुन रखा होगा या उनको कई बार वे न्यूज़ चैनल्स पे आते होंगे, कई बार उनकी जो कार्य होते हैं वे अखबारों या समाचार पत्रों में भी दिखाए जाते हैं। तो ये सब उनके बारे में उनका जो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है वे भी उनके प्रशासन में देखने को मिलता रहता है। और जो लोकहित होते हैं या फिर जो मतलब नीतियाँ होती हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि उनको उनके अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। ये सार्वजनिक हित प्रायः प्रशासकीय कार्यों का आधार होते हैं, जबकि निजी व्यापार में केवल संगठन के आंतरिक हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे चार्ट दे रखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ये अंतर है दोनों के बीच, ये बहुत अच्छे से समझाया जा रखा है। यहाँ पे भी पॉल एप्पल HB के अनुसार जो बातें बताई जा रखी हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य अंतर, यहाँ पे वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये लास्ट में आता है निष्कर्ष यहाँ पे। तो निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है
लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन एक प्रकार से मिश्रित संकल्पना है, जहां इसमें कुछ समानताएं हैं वहीं इसमें असमानताएं भी नज़र आती हैं। प्रशासन की अवधारणा सार्वभौमिक है और यह समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण हो रही है। निजी क्षेत्र अधिक अनुकूल है और नवीनता व परिवर्तन का समर्थन करता है। मतलब निजी क्षेत्र में देखते होंगे आप जिस प्रकार से मतलब समय जैसे जैसे बदलता है वैसी वैसी निजी क्षेत्र में परिवर्तन को देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजीज़ जो उसमें होती हैं वो बहुत जल्दी अपना ली जाती हैं ताकि वे अपना कार्य जो है वो ठीक प्रकार से कर सकें और किसी भी चीज़ में वे पीछे नहीं रहना चाहते हैं ताकि उनका जो लाभ हो रहा है उनको वो हटे ना बल्कि उनको और ज़्यादा लाभ हो, इसलिए वे परिवर्तन और नवीनता को अपनाते रहते हैं। निजी प्रशासन अधिक लचीला होता है, इसकी तुलना में जो लोक प्रशासन होता है वे इतना लचीला नहीं होता। निजी क्षेत्र परिस्थितियों में स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहता है, जैसे कि आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन में, और इसलिए पुनर्विचार की प्रक्रिया को उजागर करता है। इस प्रकार ये परिवर्तन को समावेश करता है। तो अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं उसके बारे में आएगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपको, और एक विषय के रूप में ये सेकंड यूनिट का है। बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, मतलब लोक प्रशासन से ही आपको संबंधित जितने भी आयाम है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, लोक प्रशासन के आयाम, दृष्टिकोण, ये सब तो आपने जो पहला चैप्टर था उसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था उसमें आपने देख ही लिया होगा। और जो आपको इसमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें जो इसका विकास है लोक प्रशासन का, उसके जो चरण हैं उसमें कई बातें सामने आएंगी, तो हम उनको करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया कर इसे लाइक कर दें, और 5th सेमेस्टर की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं आसानी से। और क्योंकि 5th सेमेस्टर की वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो कृपया कर इसे शेयर कर दें ताकि जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।